नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जौहर ज्वाला पार्ट 4। वो शराब और शबाब की एक भव्य पार्टी थी जो कि मुंबई के एक नामी फिल्म फाइनेंसर कुमुद भाई देसाई के प्राइवेट याट सी हॉक पर आयोजित थी। रोशनियों से जगमगाता याट मुंबई हार्बर से 1 मील परे समुद्र में खड़ा था। बंदर से याट तक मेहमानों को लाने ले जाने के लिए मेजबान की तरफ से कई तेज रफ्तार मोटर बोटों का इंतजाम था जो कि शटल की तरह किनारे और याट के बीच मुतवातर चल रही थी। वो एक पूर्व प्रचारित पार्टी थी जो कि कुमुद भाई देसाई की फाइनेंस की गई एक फिल्म की गोल्डन जुबली मनाने के लिए आयोजित की गई थी। उस पार्टी का निमंत्रण हासिल करने के लिए ब्रजवासी को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। अब वो सज धज में फिल्म स्टारों को भी मात करती शिवांगी शाह के साथ पार्टी में मौजूद था। खुद वो भी मुंबई की वैसी चमक दमक वाली पार्टियों के रस्मों रिवाज के मुताबिक खूब सज धज कर आया था। शिवांगी शाह ब्रजवासी के कंपेनियन का रोल अदा करने के लिए ही उस पार्टी में नहीं आई थी। वहां वो भाई की उस हुक्म की तामील के लिए भी पहुंची थी जो कि मूल रूप से छोटा अंजुम को हुआ था। छोटा अंजुम को भाई का हुक्म हुआ था कि वो सोहल के किसी ऐसे करीबी को तलाश करे जिसके मरने से सोहल तड़पे। ऐसे किसी शख्स को तलाश कर पाने से पहले ही, क्योंकि छोटा अंजुम का अपना ही काम हो गया था, इसलिए अब वो काम शिवांगी के हवाले था। ब्रजवासी ने जब उसे बताया था कि उसे पक्की खबर थी कि लोहिया सोहल का करीबी था, तो उसे उस पार्टी में चलने के लिए शिवांगी की कोई मनुहार नहीं करनी पड़ी थी। वो बात मालूम होते ही भाई की फर्मा बरदार और खासुल खास शिवांगी खुशी खुशी ब्रजवासी के साथ उस पार्टी में चली आई थी जिसका ब्रजवासी पहले ही तस्दीक कर चुका था। शेष नारायण लोहिया खास मेहमान था। बहरहाल शिवांगी के साथ ब्रजवासी पूरी कामयाबी से उस पार्टी में सेंध लगा चुका था। ये बात अभी भी तफ्तीश का मुद्दा थी कि गॉडविन से खड़े पैर चेकआउट करके उसने समझदारी दिखाई थी या खामखा की भगदड़ मचाई थी। इस बात ने भी उसे काफी हिलाया था कि सलाउद्दीन को कसने गए 4 आदमियों में 3 पुलिस की गिरफ्त में थे और चौथे का, कोहली का, गिरफ्तारी से बच गया होना महज इत्तेफाक की बात थी। कोहली उसे सिर्फ गिरफ्तारी की खबर दे पाया था, ये नहीं बता पाया था कि मराठा के भीतर क्या बीती थी और क्यों कर उन लोगों की गिरफ्तारी की नौबत आई थी। टोकस की गिरफ्तारी के मामले में वो ज्यादा फिक्रमंद था क्योंकि वो उसका आदमी था और उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। वो खबर लगते ही उसने दिल्ली झामनानी से बात की और झामनानी की राय पर भाई से बात की थी। भाई उससे बड़ी अच्छी तरह से पेश आया था और उसने उसे आश्वासन दिया था कि या तो आज ही वो उन्हें थाने से छुड़वा देगा या कल सुबह उनकी जमानत कराने का इंतजाम तो हर हाल में कर देगा। अब वो पार्टी के रंग में रंगने की और उन वाकयात को भूलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हो रही थी कि उसकी सूचना और अपेक्षा के अनुसार शेष नारायण लोहिया पार्टी में पहुंच चुका था। वो नहीं जानता था कि शराब का रसिया और सदा पर स्त्री सुख अभिलाषी लोहिया उस पार्टी में शिरकत के लिए इतना उतावला था कि गैर हाजिर हो ही नहीं सकता था। वो तो जैकब सर्कल पर स्थित अपने ऑफिस से सीधा ही वहां चला आया था। जो डिनर सूट वो उस घड़ी पहने था वो भी उसने शाम को ड्राइवर को घर भेजकर दफ्तर में ही मंगवाया था। विमल की सुबह की वार्निंग उसे भूली नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि वो वार्निंग इतने बड़े आदमी की इतनी बड़ी पार्टी पर लागू नहीं होती थी जहाँ की हाई सोसाइटी के भी हाई ग्रेड लोगों की ही पहुंच हो सकती थी। देसाई को वो जाति तौर पर जानता था, इसलिए ये बात भी उस पर लागू नहीं होती थी कि वो किसी गैर की पार्टी में आया था। लोहिया 55 के पेटे में था, लेकिन उस उम्र में भी उसकी औरत की तृष्णा ऐसी थी जैसी कि वो कल जवान हुआ हो। उस रोज जैसी पार्टियों में हाई सोसाइटी की तितलियों के पीछे तो वो पड़ा ही रहता था। रेशम वाला नाम के एक कॉल गर्ल सप्लायर से हाई प्राइस कॉल गर्ल्स भी वो अक्सर तलब करता रहता था। ऊपर से गाहे बगाहे उसका चक्कर मैडम सिक्वेरा के ठिए का भी लगता था।
फिर भी नित नई लड़की के संसर्ग में आने की उसकी ऐसी भूख थी जो कि कभी शांति नहीं होती थी। उसके उस शौक से बाखूबी वाकिफ उसके एक दोस्त ने एक बार मजाक में उससे सवाल किया था कि औरत की ख्वाहिश मर्द की जिंदगी की कौन सी स्टेज पर कब जाकर खत्म होती थी। तो उसने जवाब दिया था कि चिता पर लिटाए जाने के 15 या 20 मिनट बाद। यही वजह थी कि रंगीला राजा शेष नारायण लोहिया शिवांगी शाह पर पार्टी में एक निगाह पड़ते ही उस पर फिदा हो गया था। पार्टी में जैसा कि हमेशा अपेक्षित होता था और भी कई खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी, लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसी थी जो कि ऐसी पार्टियों में उसे आम मिलती रहती थी और उसकी निगाह में बासी माल थी। नई लड़की के साथ एक आदमी था जिसकी वजह से वो फौरन उस तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा था। फिर जब डांस के लिए बैंड बजने लगा तो एक मौका उसके हाथ लगा। वो लड़की अपने पार्टनर के साथ डांस करती रही। बैंड बजना बंद हुआ तो उसका पार्टनर उसके कान में कुछ बोला और हॉल से बाहर की तरफ चल दिया। फिर वो अकेली डांस फ्लोर के साथ लगी टेबलों में से एक की ओर बढ़ी। लोहिया उसके पीछे हो लिया। लड़की एक टेबल पर जा बैठी। वेटर ने उसे एक ड्रिंक सर्व किया जिसे कि वो हौले हौले चुसकने लगी। लोहिया उसकी टेबल पर पहुंचा। हेलो, एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट में अपनी मुकम्मल फंदेबाजियां उड़ेलता हुआ वो बोला, मे आई सिट हियर फॉर अ मोमेंट? यस, जवाब मिला। प्लीज, श्योर, यू डोंट माइंड? ऑफ कोर्स नॉट। मे बी योर पार्टनर? माई पार्टनर इज नॉट ऑन मी। ओह, तब लोहिया उसके सामने बैठ गया। मुझे लोहिया कहते हैं, मैं शिवांगी। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आप खुशकिस्मत हैं कि आप पार्टनर के साथ आई हैं। मैं ऐसा खुशकिस्मत नहीं हूँ। मतलब? मैं? लोहिया ने जैसे पासा फेंका। तन्हा हूँ। तन्हा कहाँ हैं आप? शिवांगी मुस्कुराती हुई बोली, मैं जो हूँ आपके साथ। ये साथ तो फूंक से उड़ जाने वाला है मैडम। कैसे भला? अभी आपके पार्टनर लौट आएंगे। वो तो है, कहते हैं दुआओं का असर होता है। महान तजुर्बेकार लोहिया ने नया पासा फेंका। आप क्या दुआ करना चाहते हैं? शिवांगी बोली। बेखौफ कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं दुआ करना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर लौट कर ना आए। शिवांगी खिलखिलाकर हंसी। आप हंस रही हैं? लोहिया मुंह बिसूर कर बोला। मिस्टर लोहिया, वो बोली, आप दुआ नहीं कर रहे, सपने देख रहे हैं। सपने देखने को क्या गुनाह करार दे दिया है नई सरकार ने? वो बात तो नहीं, लेकिन क्या लेकिन? तभी बैंड फिर बजने लगा। लोहिया ने अपना विस्की का गिलास खाली किया, उठकर खड़ा हुआ और शिवांगी के सामने कमर से नीचे झुकता बोला, मैडम, मे आई हैव दिस डांस विद यू? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए बड़ी अदा से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और उठ खड़ी हुई। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंचे और संगीत की लय पर थिरकने लगे। लोहिया ने थोड़ी देर ही शालीनता दिखाई, फिर धीरे धीरे उसके कूल्हे पर रखा हाथ उसकी कमर में कसने लगा। शिवांगी पहले उसके साथ चिपकी और फिर जैसे रेशम की गठरी की तरह उस पर ढेर हो गई। लोहिया बाग बाग हो गया। उसने उसे मुर्गी की तरह दबोचने में कसर न छोड़ी। उसे कोई अंदेशा था तो ये था कि अभी लड़की का जोड़ीदार वहां पहुंचेगा, उसके कंधे पर दस्तक देगा। मजबूरन उसे लड़की को अपने से अलग करना पड़ेगा और फिर वो कमबख्त जैसे उसे तपाने के लिए लड़की को अपनी बाहों में भर लेगा। काश उसे मालूम होता कि वैसा कुछ नहीं होने वाला था। काश उसे मालूम होता कि ब्रजवासी खास उसके लिए लड़की को पीछे तन्हा छोड़कर गया था। लोहिया ने उसके जिस्म की एक गोलाई को छुआ तो बाग बाग हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि जो उसने छुआ था वो नायाब था, बल्कि इसलिए कि लड़की ने कोई ऐतराज नहीं किया था। अपनी उस हरकत से शह पाकर वो और दिलेर हो गया। नतीजतन डांस ने ऐसे अभिसार की सूरत अख्तियार कर ली जिसमें बस लेटने की कसर थी। तभी बैंड बजना बंद हो गया। नृत्य करते जोड़े एक दूसरे से अलग हुए। सब ने तालियां बजाई। दोनों टेबल पर वापस लौटे। वेटर ने उन्हें नए जाम सर्व किए। दोनों ने फिर चीयर्स बोला और अपने अपने जाम से घूंट भरे। आपके पार्टनर नहीं लौटे? लोहिया बोला। आप चाहते हैं? शिवांगी इटलाती हुई बोली कि वो लौट आए। अजी तौबा मेरी, मैं क्यों चाहूंगा? फिर क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही
उत्सुकतावश। वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो नहीं है, होते तो दिखाई देते, लेकिन वो याट पर नहीं है। जी, वो किनारे पर गए हैं, एक निहायत जरूरी काम से, काफी देर से लौटेंगे। ओ, आपको यहाँ छोड़ गए? आपको कोई ऐतराज? ऐतराज? मेरे लिहाज से तो ये उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिस पर उन्हें कोई इनाम मिलना चाहिए। शिवांगी हंसी। वैसे है कौन वो? लोहिया ने उत्सुक भाव से पूछा। बड़े आदमी हैं। वो तो होंगे ही, वरना देसाई की पार्टी में इनवाइटेड ना होते। राइट। नाम क्या है उनका? MP ब्रजवासी। लोकल तो नहीं जान पड़ते, दिल्ली से हैं। आपसे कैसे वाकिफ हैं? मैं मुंबई में उनकी गाइड, एस्कॉर्ट और कंपेनियन हूँ। कमाल है, फिर भी आपको पीछे छोड़ गए। जरूरी काम याद आ गया तो खुशकी पर साथ न ले गए। साथ ले जाते तो आपका अंजाम बहुत बुरा होता। जी, आप जरूर मेरे बारे में सोच सोच के ही पागल हो जाते। वो तो है। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। और क्या? जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। आगे क्या होगा? वो तो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। मेरी मर्जी? वो होठ दबाकर हंसी। कहें तो हम भी किनारे पर चलें? वो किस लिए? तन्हाई की तलाश में। ओह नो, मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझे उनका यहीं इंतजार करने को बोल कर गए हैं। तो फिर क्या बात बनी? इतना बड़ा याट है, यहाँ भी तो कहीं तन्हाई मुमकिन होगी। ओह, लोहिया एकाएक उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया। कहाँ चल दिए? तन्हाई की तलाश में। मैं बस गया और आया, हिलना नहीं यहाँ से। ओके। लोहिया घूम कर चलने लगा तो किसी की छाती से टकराया। उसने सिर उठाया तो ओरिएंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के चेयरमैन रणदीवे को अपने सामने खड़ा पाया। ओह हेलो, वो तनिक हक पकाया सा बोला। भाई हॉर्न देकर रणदीवे बोला, ब्रेक लगाकर आगे बढ़ा करो। लोहिया खिसियाया सा हंसा। रणदीवे ने एक गुप्त निगाह पीछे बैठी शिवांगी पर डाली और फिर प्रशंसात्मक स्वर में बोला, लकी डॉग। वो क्या है कि यू डू गेट अराउंड मिस्टर लोहिया। रणदीवे साहब, मैं जरा। हाँ, अभी मैं कौन होता हूँ रंग में भंग डालने वाला? बस इतना बता दो, साथ लाए थे या यहाँ मिली? यहाँ मिली। भोग लगाने का मौका तो फिर अभी नहीं मिला होगा। उसी फिराक में हूँ, लेकिन यहाँ पब्लिक ही बहुत है। भाई पार्टी है, पार्टी में पब्लिक नहीं होगी तो और क्या होगा? ये भी ठीक है। मेजबान से बात करो, वो भी तुम्हारे जैसा ही रंगीला राजा है, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम को झट समझ जाएगा। मैं वही करने जा रहा था कि उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। परसों तुम्हारा एक दोस्त मिला था। मेरा? लोहिया सक पकाया। बहुत शानदार आदमी था, शानदार और रौबदार। कौन? राजा गजेंद्र सिंह। कौन? भाई राजा गजेंद्र सिंह, NRI फ्रॉम नैरोबी। अच्छा, वो तो है ही राजा आदमी। अपने को पटियाला के शाही घराने से बताता था। ठीक बताता था। तुम्हारे से कैसे वाकिफत हुई? हो गई किसी तरह से, लंबी दास्तान है। तो क्या हुआ? रणदीवे साहब, इस वक्त मैं कुछ कहने के नहीं, कुछ करने के मूड में हूँ, इसलिए दास्तान सोहल फिर कभी। सोहल? तत्काल शिवांगी के भी कान खड़े हुए। सॉरी, जुबान फिसल गई। मैं राजा गजेंद्र सिंह की ही बात कर रहा था। लेकिन सोहल? अभी आप यहीं हैं ना रणदीवे साहब? जा तो नहीं रहे ना? नहीं, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, फिर बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। ओके। रणदीवे ने अनमने भाव से सहमति में सिर हिला दिया। मनीमन 100 बार रणदीवे को कोसता लोहिया उससे अलग हुआ और पार्टी में अपने मेजबान कुमुद भाई देसाई को तलाश करने लगा। देर से पहुंचे, शोहब विमल को बता रहा था। होटल से चेकआउट कर गया। भनक लग गई होगी किसी तरह से। विमल बोला कि मराठा में उल्टी पड़ गई थी। ऐसी जान पड़ता है। इरफान बोला, पर हम भी पता लगा के लौटे हैं कि वो किधर है। अच्छा, किधर है? नटराज में। कैसे पता लगाया? विक्टर ने आखिरकार अपना वो टैक्सी ड्राइवर भाई ढूंढ निकाला था जो उसे गॉडविन से नटराज लेकर गया था। ओह, अब वो नटराज में है? नहीं है, जवाब शोहब ने दिया। मालूम हुआ है कि बहुत सज धज कर कहीं गया है, एक कड़क जवान लड़की के साथ। लौटेगा तो वहीं? आखिर तो लौटेगा ही। लड़की के साथ तफरीहन निकला होगा तो लौटने में देर हो सकती है, लेकिन लौटेगा तो यकीनन।
मैं उधर, इरफान बोला। अपना एक आदमी बैठा के आया है, लौटेगा तो मालूम पड़ जाएगा। गुड। शिवांगी ने मंत्रमुग्ध भाव से यार्ड की उस भव्य और विशाल बेडरूम का मुआयना किया जो कि स्टेट रूम कहलाता था और टॉप बॉस के काम आता था। वाह, वो बोली। दिल खुश हो गया। लोहिया का दिल जानता था कि कैसे उसने आधे घंटे से ज्यादा वहां न रुकने का वादा करके देसाई से उसके स्टेट रूम की चाबी हासिल की थी। हो गया ना? जवाब में वो भी चहका। बहुत जुगाड़ू आदमी है आप मिस्टर लोहिया। जुगाड़ू? रिसोर्सफुल, इंटरप्राइजिंग। ओह, मुझे खुशी हुई ये सुनकर, लेकिन साथ में अफसोस भी है। अफसोस? इतनी बड़ी पार्टी की इतनी बड़ी गैदरिंग में मैंने एक तन्हा जगह मुहैया कराने के नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया और फासला फिर भी हम दोनों में यूं बरकरार है जैसे कि अभी भी हम ऊपर मेन हॉल में ही हों। वो हंसी। इससे तो डांस फ्लोर ही अच्छा था, जहां कम से कम तुम मेरी बाहों में तो थी। और वो इटलाकर बोली, कम से आपका काम नहीं चलता? नो। यस, कम हियर। पूर्वता इटलाती शिवांगी उसके करीब पहुंची। लोहिया ने बाज की तरह झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया। इजी। शिवांगी उसके कान में फुसफुसाई। इजी मिस्टर लोहिया, जरा धीरज से काम लीजिए। अब धीरज गया तेल लेने। मेरी ड्रेस फट जाएगी। तो बचा इसे फटने से, उतार कर एक तरफ डाल। आप छोड़ेंगे तो कुछ करूंगी। तीव्र अनिच्छा के भाव से लोहिया ने उसे अपने से अलग किया। बत्तियां बुझाइए। लोहिया ने तमाम बत्तियां तो न बुझाई, अलबत्ता इतनी जरूर बुझा दी कि वहां नीम अंधेरा छा गया। शिवांगी ने अपनी ड्रेस अपने जिस्म से अलग की। लोहिया उस पर फिर झपटने लगा तो शिवांगी बोली, खबरदार। क्या? लोहिया हक बकाया। आप तो मुझे मार ही डालेंगे। मतलब? मैं समझाती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आप झपट्टेबाजी से परहेज रखेंगे। मुझे मुर्गी नहीं समझेंगे जिसे कि नोच खसोट कर आपने खा जाना है। मैं अभी भी नहीं समझा। आप मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। कमाल है, ऐसा तो कभी किसी ने मुझे नहीं कहा। वेरी गुड, अब नया तजुर्बा एंजॉय कीजिए। शिवांगी उसके करीब पहुंची और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कैसा लग रहा है? शिवांगी उसके कान की एक लौ चुभलाती हुई बोली। बढ़िया बढ़िया। लोहिया हाँफता सा बोला। रुकना नहीं। नेवर सर। शिवांगी ने जोर से उसके होठों का चुंबन लिया और अपनी जुबान की नोक उसके दांतों के बीच में धकेल दी। वाह वाह। शिवांगी के दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे पहुंचे हुए थे और ऐसी स्थिति में थे कि वहां तेज रोशनी भी होती तो उनकी हरकत लोहिया को दिखाई न देती। उसने एक हाथ में पहनी अपनी अंगूठी को दूसरे हाथ से घुमाकर उसका रुख हथेली के भीतर की ओर किया और अंगूठी पर ही कहीं दबाव डाला। तत्काल अंगूठी में से एक बारीक सुई उछलकर बाहर निकल आई। वो सुई मुश्किल से आधा सेंटीमीटर लंबी थी, जिसे कि उसने जोर से लोहिया की गर्दन में चुभो दिया। खून की एक बूंद चमड़ी में से बाहर चमकी, जिसे कि तत्काल उसने एक उंगली से पोंछ दिया। लोहिया के मुंह से सिसकारी निकली, लेकिन वो सिसकारी ऐसी थी जैसी कि दर्द की न हो, आनंद के अतिरेक की हो। मेरी जान, वो फुसफुसाया, नाखून बड़े तीखे हैं तुम्हारे। मेरा सब कुछ ही बड़ा तीखा है। शिवांगी उसके कान में जीभ घुसाती बोली। अभी देखता हूँ, अभी पता करता हूँ कि तू कहाँ कहाँ काटती है और कहाँ कहाँ से काटती है। लोहिया ने जबरन उसे बेड पर धकेल दिया और फिर उसके ऊपर ढेर हो गया। एकाएक लोहिया के हाथ पांव शिथिल पड़ने लगे। शिवांगी ने उसे अपने ऊपर से परे धकेला तो वो उसे ऐसा करने से रोक ना सका। वो उठकर खड़ी हुई। तेजी से उसने अपने कपड़े पहने और बाल व्यवस्थित किए। फिर उसने लोहिया को पलंग पर से उठाकर एक सोफे पर धकेल दिया। तब तक लोहिया की ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि उसकी फिरती हुई पुतलियों से ही जान पड़ता था कि वो जिंदा था, वरना उसके जिस्म के किसी भी अंग में कोई हरकत बाकी नहीं रही थी। शिवांगी स्टेट रूम के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसकी चिटकनी हटाकर उसने उसे खोला तो ब्रजवासी ने खामोशी से भीतर कदम रखा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी ने सहमति में सिर हिलाया और विजय सूचक ढंग से अपने दाएं हाथ का अंगूठा ऊंचा किया। ब्रजवासी ने आंखों से उसे खामोश शाबाशी दी। पीछे हॉल में ये किसी रणदीवे से मिला था। शिवांगी फुसफुसाई। रणदीवे ने नैरोबी के किसी एनआरआई
राजा गजेंद्र सिंह का जिक्र किया था तो इसने बेध्यानी में या लापरवाही में ऐसे कुछ कहा था जैसे कि वो राजा गजेंद्र सिंह की सोहल हो। अच्छा, ब्रजवासी के नेत्र फैले। हाँ, है कौन ये राजा गजेंद्र सिंह? ये जानता होगा, वो रणदेवी नाम का आदमी तो शर्तिया जानता होगा, जो कि अभी पार्टी में ही होगा। ब्रजवासी लोहिया के करीब पहुंचा। लोहिया, वो गंभीर, स्पष्ट लेकिन सख्त स्वर में बोला, तू लकवे की हालत में है। तू देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता। कोशिश करने पर बोल सकता है, लेकिन चिल्ला नहीं सकता। लोहिया की आंखों में व्यग्रता भाव आया। शिवांगी ने झुककर बड़े प्यार से उसके एक गाल पर थपकी दी और बोली, बेचारा, औरत का मारा। बड़े व्याकुल भाव से लोहिया की पुतलियां फिरी। फिर उसे शिवांगी के हाथ में एक इंजेक्शन की सिरिंज दिखाई दी जिसमें कोई पीला तरल पदार्थ भरा हुआ था। ये सिरिंज देख रहे हो मिस्टर लोहिया? वो बोली, ये उस ड्रग का एंटीटोड है जिसने कि आपको मौजूदा हालत में पहुंचाया है। 15 मिनट में आपको ये इंजेक्शन न दिया गया तो आप मर जाएंगे। आप मरना चाहते हैं मिस्टर लोहिया? लोहिया ने जोर से इनकार में सिर हिलाया और फुसफुसाता सा बोला, नहीं। तो फिर साहब जो पूछें उसका जवाब दीजिए। करेंगे आप ऐसा? हाँ। लोहिया, ब्रजवासी बोला, सोहल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तू जानता तो है ना सोहल को? हाँ, लेकिन ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। हाँ। क्यों नहीं जानता? कैसे जान सकता हूँ? मैं यहाँ हूँ, सोहल कहीं भी हो सकता है। ब्रजवासी ने उलझनपूर्ण भाव से पहले लोहिया की तरफ देखा और फिर शिवांगी की तरफ देखा। मिस्टर लोहिया, शिवांगी मधुर स्वर में बोली, आपको नहीं मालूम कि सोहल इस वक्त कहाँ है, लेकिन ये तो मालूम है कि वो कहाँ हो सकता है। हाँ। शिवांगी ने विजेता के से भाव से ब्रजवासी की तरफ देखा। ब्रजवासी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, कहाँ हो सकता है सोहल? होटल सी व्यू में। लोहिया बोला, वो तो बहुत बड़ा होटल है, उसमें कहाँ? मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे कमबख्त, क्यों नहीं मालूम? लोहिया खामोश रहा। राजा के बारे में पूछो, शिवांगी हौले से बोली। राजा गजेंद्र सिंह कौन है? ब्रजवासी बोला, होटल सी व्यू का मालिक है। लोहिया बोला। जवाब अप्रत्याशित था। सोहल करोड़ों की कीमत के होटल का मालिक कैसे हो सकता था? उसका सोहल से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। सोहल उस होटल में क्यों है? क्या महज ठहरा हुआ है वो वहां? क्या उसका वहां होना इत्तेफाक है? हाँ। नहीं, ड्रग की वजह से उसकी दिमागी हालत कमजोर है। शिवांगी बोली, ये ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकता जिनके लिए दिमाग पर जोर देना पड़े। ये एक साथ कई सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता। सिंपल सवाल पूछिए, एक एक करके पूछिए। ब्रजवासी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, क्या सोहल होटल का मालिक है? नहीं। राजा गजेंद्र सिंह मालिक है? हाँ। क्या सोहल की वजह से राजा गजेंद्र सिंह होटल का मालिक है? हाँ। सोहल ही राजा गजेंद्र सिंह है? हाँ। तो फिर ये क्यों कहा कि दोनों का कोई रिश्ता नहीं? कोई रिश्ता नहीं। ठीक कह रहा है, शिवांगी बोली। किसी का खुद अपने से क्या रिश्ता होगा भला? ब्रजवासी बोला। नीलम कहाँ है? सोहल के साथ। बच्चा कहाँ है? मालूम नहीं। ये तो मालूम है कि नीलम के एक बच्चा भी है। मालूम है। तो ये क्यों नहीं मालूम कि बच्चा कहाँ है? मैंने बच्चा नहीं देखा, लेकिन नीलम को देखा था। हाँ। कहाँ? कॉल के साथ। जो कि सोहल है? हाँ। जो कि राजा गजेंद्र सिंह भी है? हाँ। जब सोहल होटल में है तो नीलम भी तो वहीं होगी, बच्चा भी तो वहीं होगा। मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? मेरी कोठी में रहते वक्त नीलम के पास बच्चा नहीं था। बच्चा किसी तरीके से बाद में उस तक पहुंचा था। बात की मुझे कोई खबर नहीं। तुम्हारा सोहल से क्या रिश्ता है? दोस्त। दोस्त है। कैसे बना? लोहिया ने जवाब ना दिया। छोड़ दो, शिवांगी बोला। पेचीदा सवाल है तो और क्या पूछें? और कुछ नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि वक्त नहीं है अब। लेकिन हमें कांटे की बात मालूम हो गई है। सोहल होटल सी व्यू में है और वो ही राजा गजेंद्र सिंह है। अब खत्म करो, वरना अगला काम बिगड़ जाएगा। अच्छी बात है। शिवांगी ने आगे बढ़कर एक पोर्ट होल खोला और उसमें से हाथ में थमी इंजेक्शन की सिरिंज बाहर समुद्र में फेंक दी।
उस सिरिंज में मौजूद पीला तरल पदार्थ उस ड्रग का एंटीडोट नहीं था जो कि उसने अपनी अंगूठी की सुई के जरिए लोहिया के शरीर में इंजेक्ट किया था। उस ड्रग को वस्तुतः किसी एंटीडोट की जरूरत ही नहीं थी। 15-20 मिनट बाद उसका असर अपने आप ही खत्म हो जाता था और फिर उसका कोई अवशेष जिसमें बाकी नहीं बचता था। फिर दोनों जनों ने लोहिया को उठाया और पोर्ट होल के रास्ते से उसे बाहर समुद्र में धकेल दिया। लानत, झामनानी भड़का, 1000 बार लानत, बड़ी लख बार लानत थी। मुबारक अली के हाथों अपनी हार की नामुराद खबर लेकर हुक्मनी झामनानी की कोठी पर पहुंचा था और अब सिर झुकाए उसकी भीषण फटकार झेल रहा था। 4 आदमी एक आदमी को काबू न कर सके। साहब, वो कोई आदमी थोड़े ही था, हुक्मनी दबे स्वर में बोला। वो तो राक्षस था। ये लंबे रामपुरी चाकू तक से न डरा। यूं मेरी चाकू वाली बाह पकड़ी जैसे मेरे हाथ में चाकू नहीं लॉलीपॉप था। कमबख्त की पकड़ ही ऐसी लोहे जैसी थी कि करिश्मा था कि कलाई न टूट गई। वडी, टूट ही जाती तो अच्छा था नी, ऐसी कलाई जो चाकू थामे न रह सकी। साहब, उसने तो हमें रुई की तरह धुना, उठा उठा के फेंका, फेंक फेंक के मारा, मार मार के फेंका। चारों एक साथ लिपट गए तो भी काबू में न आया। भागते ही बरी, न भागते तो उसी मैदान में हम चारों की हड्डी पसलियां बिखरी पड़ी होती। वडी, ज्यादा आदमी लेके जाना था नी। ज्यादा ही लेके गए थे साहब। एक आदमी के लिए 4 आदमी ज्यादा ही होते हैं। अब क्या करेगा? आप बताइए, क्या करें? कल फिर जा, जरूरत समझे तो ज्यादा आदमी लेके जा। अगर वो मामूली टैक्सी ड्राइवर इतना कड़क है तो उसको काबू में करके उससे सोहल की बाबत कुछ कुबलवाने का ख्याल छोड़ दे। पहला दाव लगते ही गोली से उड़ा दे कर्मा मारे को। ठीक है साहब, जरूरत तो है ज्यादा आदमियों की। कहाँ से लूं? छतरपुर से लेनी। कल से एक नया आदमी भी उधर काम करेगा। कौन? तरसेम लाल नाम है, जिम्मेदार आदमी है, पुलिस से निकाला गया हवलदार है, सुपरवाइजर का काम करेगा। कल सुबह उसको छतरपुर साथ लेकर जाना और उधर बजाज से मिला कर आना। फिर बजाज को ही अपनी जरूरत के आदमियों की बाबत बोलना। वडी, समझ गया नी? हाँ साहब, समझ गया। इस बार आकर खबर दी कि उस कर्मा मारे टैक्सी ड्राइवर ने तेरे ज्यादा आदमियों को भी गेंद की तरह हवा में उछाला तो जो कसर वो बाकी छोड़ेगा वो इधर मैं पूरी कर दूंगा। समझ गया? हाँ साहब। अब जा और कामयाबी की खबर ला के दिखा झूले लाल की कृपा से। हुक्मनी चैन की सांस लेता वहां से भागा। आधी रात के करीब एक टैक्सी होटल सी व्यू की मॉर्की में आकर रुकी। टैक्सी में शिवांगी शाह और ब्रजवासी सवार थे। डोरमैन ने आगे बढ़कर टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला। दोनों बाहर निकले। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी की डिक्की खोलकर एक सूटकेस उसमें से निकाला और करीब आन खड़े एक बेल बॉय के हवाले किया। फिर वो अपना भाड़ा लेकर वहां से रुखसत हो गया। बेल बॉय के साथ वो दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। वेलकम सर, रिसेप्शनिस्ट अदब से बोला। मिसेस एंड मिस्टर शाह फ्रॉम सूरत। शिवांगी चहकी। हमारी रिजर्वेशन की टेलीग्राम पहुंच गई? नो मैडम, रिसेप्शनिस्ट खेदपूर्ण स्वर में बोला। कमाल है, खुद हमारी ट्रेवल एजेंट ने भिजवाई थी। नो प्रॉब्लम मैडम, वी हैव लॉट ऑफ वैकेंसीज। नए मैनेजमेंट के अंडर होटल हाल ही में फिर खुला है, इसलिए फिलहाल इधर अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी गुड, प्लीज बुक अस इन ए मॉडरेट स्वीट। यस मैडम। और 10 मिनट बाद ब्रजवासी और शिवांगी होटल की 6ठी मंजिल के एक स्वीट के बेडरूम में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे। रविवार 14 मई, मुंबई दुबई। बाप, लोहिया खल्लास। विमल ने चौंक कर इरफान की तरफ देखा जो उसे सुबह सवेरे वो बुरी खबर सुना रहा था। कैसे जाना? उसके मुंह से निकला। छापे में छापा है, इरफान बोला। अभी आज का अखबार नहीं देखा? नहीं, मैं लाता है। इरफान ने उसे उस रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया लाकर दिया जिसके मुख्य पृष्ठ पर लोहिया की तस्वीर के साथ सुर्खी थी। नगर का प्रसिद्ध उद्योगपति समुद्र में डूबकर मरा। विमल ने जल्दी जल्दी वो खबर पढ़ी और फिर अखबार एक तरफ फेंक दिया। ये कत्ल है, वो बोला। क्या बोला बाप? इरफान हक बकाया सा बोला। इसमें लिखा है कि नशे में होने की वजह से वो यार्ड के डेक पर से समुद्र में जा गिरा। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन ये नहीं हो सकता। जिस यार्ड पर एक ग्रैंड पार्टी चल रही हो, उस पर से समुद्र में गिरता आदमी किसी को, न किसी मेहमान को, न क्रू को दिखाई न दिया हो जाता है बाप, रात के वक्त हो जाता है। तो भी वो डूब क्यों मरा? उसे तैरना आता था क्या? उसकी अपनी कोठी में स्विमिंग पूल है। मैंने कितनी ही बार उसे बड़ी दक्षता से पूल में तैरते देखा था। ओह, मान लिया कि उसे समुद्र में गिरता किसी ने न देखा, लेकिन वह गिर चुकने के बाद यार्ड पर से किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, क्योंकि यार्ड चल नहीं रहा था। पार्टी की खातिर समुद्र में स्थिर खड़ा था। वो संभव नहीं था, तो वो उन मोटर बोटों में से किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था, जो कि मेहमानों को लाने ले जाने के लिए यार्ड और किनारे के बीच लगातार शर्टिंग कर रही थी। वो भी नहीं तो वो तैरकर किनारे पर पहुंच सकता था, क्योंकि यार्ड किनारे से सिर्फ 1 मील दूर समुद्र में खड़ा बताया गया है। ठीक बोलता है बाप, बरोबर बोलता है, पर छापे में ये भी तो छपा है कि डूब के मरा। जबरदस्ती डुबोया गया होगा। ऐसा करने वालों को नहीं मालूम होगा कि वो तैरना जानता था। करने वाले कौन? अब मुझे मालूम है कि कौन। इंदौरी वगैरह का सस्पेंस खत्म हो जाने के बाद और सलाउद्दीन पर हल्ला होने के बाद अब मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि कौन। ये तमाम कारगुजारी दिल्ली के बिरादरी भाइयों की है, जिनमें से कि एक मुंबई में मौजूद है। सब कुछ उन्हीं के कराए हो रहा है। भाई की उन्हें शय हो सकती है, कोई छोटी मोटी लोकल मदद हासिल हो सकती है, लेकिन हो सब कुछ बिरादरी भाइयों की वजह से रहा है। मेरे करीबी लोगों पर हमले करके एक तरह से वो मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही वो मेरे सिर पर भी आ खड़े होंगे। ऐसा बाप? हाँ, अब तो मुझे भाई की भी ये बात सच जान पड़ती है कि हमने नाहक छोटा अंजुम की जान ली। नाहक तो न ली, तेरे पीछे तो वो पड़ा ही था, लेकिन तुका वागले या फिरोजा की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं था। लोहिया की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं हो सकता था। भाई हो सकता है छोटा अंजुम की मौत का बदला लेने के लिए उसी ने दिल्ली वालों को हड़काया हो सकता है कि वो तेरे पर कोई ऐसी चोट करे जिससे कि तू तड़पे। देख ले, तड़प रहा है तू लोहिया की मौत की वजह से। तेरी बात ठीक है, लेकिन मेरे पर यूं वार पर वार करने की ओरिजिनल सोच जरूर दिल्ली वालों की है, और उनमें से भी खास छामनाने की है। कुशवाहा की बाबत तो मुबारक अली स्थापित कर भी चुका है कि उसका कत्ल जैसे भी था बिरादरी भाइयों का काम था। सुमन को उन्होंने हीरोइन ढोने के लिए जानबूझकर मारा या संयोग से वो बेचारी उनके हत्थे चढ़ गई, कहना मुहाल है। लेकिन हीरोइन की वो खेप इस हौलनाक तरीके से क्योंकि दिल्ली पहुंची, इसलिए ये गारंटी है कि बिरादरी भाई मेरी वार्निंग को नजरअंदाज कर चुके हैं कि वो नारकोटिक्स के धंधे में हाथ डालने की जरूरत न करे। उन्हीं कमीनों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शुक्ला का खून किया। योगेश पांडे उनकी पहुंच से दूर न हो गया होता तो उसका भी अंजाम बुरा ही होता। अब तो मुझे मुबारक अली की फिक्र सताने लगी है। मैं उसे फोन लगाता हूँ। उसने दिल्ली मुबारक अली के टैक्सी स्टैंड पर फोन किया तो मालूम हुआ कि वो अभी स्टैंड पर नहीं पहुंचा था। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और फिर इरफान से संबोधित हुआ। ब्रजवासी की क्या खबर है? अभी कोई खबर नहीं, इरफान बोला, सिवाय इसके कि रात को वो अपने होटल में वापस नहीं लौटा था। कहाँ चला गया? कल बोला ना कि उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी। जरूर उसी के साथ तफरी लंबी चल गई होगी। निगरानी तो जारी है ना? बरोबर जारी है। अब पिचड़ की जगह बुझेकर उधर तैनात है ताकि पिचड़ को रेस्ट मिल सके। इरफान, इस ब्रजवासी का आर या पार जो करना है जल्दी कर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्द मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां ब्रजवासी जैसे 3 खलीफा और भी हैं, जिन्हें मैंने नए साल की रात को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने ड्रग के कारोबार में हाथ डालने की कोशिश की तो मैं उनकी हस्ती मिटा दूंगा। वो अपना काम कर चुके हैं। अब मैंने अपना काम न किया तो मेरी बहुत हेटी होगी। ओह, तू आज ही मेरे लिए दिल्ली के एक ओपन एयर टिकट का इंतजाम कर। कौन सा टिकट बाप? ओपन टिकट। हमारे होटल में ही सहारा एयरवेज का बुकिंग काउंटर है, वहां ऐसा ही बोलना, वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ और ब्रजवासी के उसके होटल में लौटने पर
कैसे भी उसे थामने का इंतजाम करता हूँ। बढ़िया। 11 बजे ब्रजवासी और शिवांगी शाह अपने स्वीट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जो वेटर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था उसका नाम जीवाने था और वो कंपनी के उन 4 बाकी बच गए प्यादों में से एक था जो कि होटल के नए मैनेजमेंट की सेकंड स्क्रीनिंग में भी नहीं आ सके थे। जीवाने शिवांगी शाह को जानता था, इसलिए उसका ब्रजवासी को जानना जरूरी नहीं था। शिवांगी भी उसे कंपनी के पुराने प्यादे के तौर पर जानती थी। कैसा चल रहा है? शिवांगी बोली। ठीक नहीं चल रहा, जीवानी चिंतित भाव से बोला। बहुत सख्ती हो रही है। पता नहीं कैसे कैसे होटल स्टाफ से कंपनी के प्यादे पीने जा रहे हैं। होटल चालू होते ही 156 आदमी एक मुश्त निकाल दिए गए थे। कल 11 और खड़े पैर डिसमिस कर दिए गए। शिनाख्त कैसे हुई? क्या पता कैसे हुई, लेकिन हुई और कील ठोक कर हुई। तुम कैसे बच गए? पता नहीं कैसे बच गया। मेरी तरह बच जाने वाले 3 जने और भी हैं। सिक्योरिटी चीफ की लिस्ट में 11 ही नाम थे। पूरे 15 नाम क्यों नहीं थे? हैरानी की बात है। 11 में से कोई तुम लोगों की बाबत ना बका? मुझे मालूम नहीं कि बका नहीं या बकाने की कोशिश न की गई। वैसे कोशिश की गई होती तो नाकाम ही होती। अच्छा, हाँ, वो सब कंपनी के पुराने वफादार प्यादे थे। उनमें से कोई मुखबरी करना न सीखा, इसलिए तुम सलामत हो? फिलहाल तो हूँ। बाकी के 3 भी हैं, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं। जैसे 11 की बाबत जानकारी सिक्योरिटी चीफ के पास जैसे आसमान से टपकी, वैसे बाकी हम 4 की बाबत भी ऐसा ही कोई करतब हो सकता है। ओह मैडम, जिस दिन यहाँ से हम चारों की छुट्टी हो गई उस दिन समझ लेना कि कंपनी की परछाई भी इस होटल के, जो कि अभी कल तक ऑल पावरफुल कंपनी का हेडक्वार्टर था, किसी कोने खुदरे में बाकी ना बची। और ये अभियान होटल का नया मालिक वो राजा साहब चला रहा है। खुद तो नहीं चला रहा, लेकिन हो तो सब कुछ उसी की शय पर रहा होगा। चला कौन रहा है? नया जनरल मैनेजर कपिल उदैनिया और नया सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़े। दोनों बहुत कड़क हैं। सारा स्टाफ थर थर कांपता है उनके सामने। और राजा साहब, वो किसी के मुंह नहीं लगते। किसी को कुछ कहना होता है तो उसके महकमे के हेड से कहलवाते हैं। वैसे कैसे आदमी हैं? सख्त मिजाजी हैं। रौब तो ऐसा है कि लोग बाग उन्हें आता देखें तो रास्ता छोड़ के खड़े हो जाएं। वो सोहल हो सकता है? ब्रजवासी बोला। कौन? राजा साहब? हाँ। नहीं नहीं, बहुत दावे से कह रहा है। जी हाँ। सोहल को पहचानता है? जी हाँ, बाखूबी। कैसे पहचानता है? कंपनी की फैलाई तस्वीरों से, या कभी रूबरू भी देखा? रूबरू भी देखा। कब? कहाँ? गजय साहब की मौत से 2-3 दिन पहले दिल्ली में, उसकी मॉडल टाउन वाली कोठी में। मैं, शोलू और जयगुरु बाबू कामले के साथ उधर नीलम की ताक में तैनात थे कि वो वहां पहुंच गया था। हमें खदेड़ कर भगाया गया था वहां से। करिश्मा था कि जान बख्शी कर दी गई थी। तो सोहल राजा साहब नहीं हो सकता? मेरी निगाह में तो नहीं हो सकता। किसी तेरे से ज्यादा बड़े जानकार ने दावा किया है कि सोहल ही राजा गजेंद्र सिंह बना हुआ है। अगर ऐसा है तो करिश्मा है। शक्ल तो छोड़िए, राजा साहब तो कद में भी सोहल से 4-5 इंच ऊंचे हैं। पगड़ी का कमाल होगा, शिवांगी बोली। हाई हील का कमाल होगा। जीवानी खामोश रहा। सुना है कि उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी भी है जो कि होटल के निजाम में काफी दखल रखता है। हाँ, कौन नाम है उसका? वो सोहल हो सकता है। जीवानी कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। जवाब हिचकिचा के दिया। नाक नहीं मिलती। सोहल की नाक सुतवा है, कौल की पकोड़े जैसी फूली हुई है। आवाज तो बिल्कुल नहीं मिलती। आंखों की रंगत नहीं मिलती। लेकिन अब आप मुझे शक में डाल रही हैं तो लगता है कि कहीं कहीं से कुछ कुछ मिलता भी है। जैसे क्या? जैसे ठोड्डी, जैसे कद काट। कौल सोहल के कई नामों में से एक नाम है। वो महज इत्तेफाक से हो सकता है। ये कौल साफ कश्मीरी लगता है। सोहल कश्मीरी नहीं लगता था। जब लगना चाहता होगा तो लगने लगता होगा। जीवाने खामोश रहा। तूने? ब्रजवासी उसे घूरता हुआ बोला। राजा साहब को और कौल को कभी इकट्ठे देखा? जीवाने माथे पर बल डाले कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। नहीं,
लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? अभी 3 दिन पहले तो होटल फिर से चालू हुआ है, यानी कि आगे उम्मीद है कि वो कभी इकट्ठे दिखाई देंगे। हाँ, राजा साहब को या कॉल को या दोनों को देख पाने का कोई तरीका? जीवानी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? ब्रजवासी के माथे पर बल पड़े। इतना बड़ा होटल है, वो कब कहाँ है, कहीं है या नहीं है, क्या पता लगता है। अब वैसे भी पहुंच सकती है। स्टाफ को खामखा इधर उधर भटकने नहीं दिया जाता। जिसका जहां काम हो वो वहीं जा सकता है। राजा साहब और उनके सेक्रेटरी का ऑफिस 4थी मंजिल पर है। मैं चाहूं कि मुंह उठाकर उधर को चल दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। कौन रुकेगा? सिक्योरिटी स्टाफ, राजा साहब का पर्सनल स्टाफ। ओह, आजकल सिक्योरिटी बहुत कड़ी है यहाँ। पहले हर फ्लोर पर सिर्फ एक फ्लोर वेटर होता था, अब उसके अलावा हर फ्लोर पर वेटर की वर्दी में 2 सिक्योरिटी वाले होते हैं और हर 2 फ्लोर के लिए एक हाउस डिटेक्टिव तैनात है। मेहमानों की गैर हाजिरी में मेटल डिटेक्टर से उनका सामान भी चेक किया जाने लगा है। तुम्हारा मतलब है? शिवांगी सकपकाई। ऐसी चेकिंग यहाँ की भी हो सकती है? आपकी गैर हाजिरी में? गैर हाजिरी में ही सही, लेकिन हो सकती है। जी हाँ। शिवांगी की ब्रजवासी से निगाह मिली। ब्रजवासी ने सहमति में सिर हिलाया। कोई तो तरीका होगा। फिर ब्रजवासी बोला, राजा साहब या उनके सेक्रेटरी के दर्शन कर पाने का? मेरी जानकारी में, जीवानी बोला, उनमें से कोई लॉबी में कदम रखेगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। और कोई तरीका नहीं? नहीं। सुना है कंपनी ने सोहल के कई बहुरूपों की वक्त वक्त पर अंडरवर्ल्ड में तस्वीरें बंटवाई थी ताकि कोई उसे पहचान पाता और फिर कंपनी से हासिल होने वाले इनाम के लालच में या उसे खुद मार गिराता या कंपनी को उसकी खोज खबर दे देता। जैसे कि उसकी उस वक्त की असली तस्वीर जबकि वो सिख था, उसकी दाढ़ी मूछ और केश मुंडी तस्वीर, उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाली तस्वीर, उसकी प्लास्टिक सर्जरी से तब्दील हुए नए चेहरे की तस्वीर वगैरह। जी हाँ, हुआ तो था ऐसा। ये काम इकबाल सिंह के निजाम में भी हुआ था और गजरे साहब के निजाम में भी हुआ था। वो तस्वीरें अभी भी कहीं कहीं किसी के पास होंगी। हो सकता है। उसका एक सेट हमारे लिए कहीं से भी पैदा कर। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। इससे हमें राजा साहब के बारे में और उसके सेक्रेटरी कॉल के बारे में कोई आखिरी फैसला करने में भी सहूलियत होगी। आखिरी फैसला? जीवानी, तो हमारी तरफ है इसलिए साफ बोलता है। हमें पता चला है कि ये राजा साहब ही सोहल है। बीच में मत बोल, जो मैं कहता हूँ वो सुन। तुझे वो सोहल लगता है या नहीं लगता वो जुदा मसला है, लेकिन हमें यकीनी तौर से मालूम हुआ है कि वो ही सोहल है। अब अगर वो सोहल है तो उसकी बीवी नीलम भी यहीं होनी चाहिए, उसका बच्चा भी यहीं होना चाहिए। जैसे तू सोहल को पहचानता है वैसे क्या नीलम को भी पहचानता है? नहीं। तूने होटल में किसी नौजवान औरत को 4-5 महीने के दुधमुहे बच्चे के साथ देखा? नहीं, इसने नहीं देखा। शिवांगी बोली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ नहीं है। इतना बड़ा होटल है ये। कितने कमरे हैं इसमें? 450। जीवानी बोला, मंजिलें भी 20 से कम क्या होंगी? 18 हैं। ऊपर से ये तो एक ही शिफ्ट की ड्यूटी करता होगा ना। नीलम जैसी बच्चे वाली औरत के यहाँ होते हुए भी इसको उसकी खबर न लगना कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर खबर लगे तो कैसे लगे? ब्रजवासी बोला, हम जाकर एक एक कमरे में तो नहीं झांक सकते। एक तरीके से खबर लग सकती है। कौन से तरीके से? ये होटल अभी चालू ही हुआ है। बकौल इसके सिर्फ 3 दिन पहले से ये होटल फिर से चालू हुआ है। इतने अरसे में यहाँ सैकड़ों मेहमान नहीं पहुँच गए होंगे। अभी तो 50 एक कमरे बुक हैं। जीवानी बोला, यानी कि अभी मुश्किल से 10-12% की ऑक्यूपेंसी है। ऐसे में किसी खास कमरे में कोई खास चीज सर्व की जा रही हो तो वो जानकारी में आ सकती है। खास चीज क्या? बच्चे के लिए दूध, दूध की बोतल में, फीडर कहते हैं जिसे, दिन में कई बार। क्या समझे? तत्काल ब्रजवासी के चेहरे पर रौनक आई। जीती रह बट्टी। फिर वो प्रशंसात्मक स्वर में बोला, डैडियो। शिवांगी चहकी। इतनी पते की बात कहने की फीस अलग होगी। अरे मेरा काम होने दे। मेरी जान, मैं तुझे सोने से तोल दूंगा। होगा, जरूर होगा। भले ही सोने से न तोलना,
क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा काम नहीं, मेरा भी काम है। तेरा भाई का। डैडियो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी तफरीह के लिए नहीं हूँ। भाई के हुक्म से अब वो काम भी मेरे हवाले है जिन्हें कि छोटा अंजुम अंजाम न दे सका। ओह, तो तू भाई की सगी है? हाँ, फुल। मैं क्या हूँ? तुम मेरी मुर्गी हो। मुर्गी मैं हूँ या तू? तुम्हें लगता होगा कि मैं हूँ, लेकिन असल में तुम हो। मैं तेरी साफ गोई की दाद देता हूँ, लेकिन अब बंद करिए बदमजा किस्सा। ओके, कम से कम इसके सामने तो मेरी लाज रख। ये अपना आदमी है। फिर भी ओके ओके। फिर वो जीवाने की तरफ आकर्षित हुई। मैं फीडर की बात कर रही थी। तू समझा कुछ? समझा, जीवाने पूरा। अभी तेरे जैसे जो 3 प्यादे यहाँ और हैं, जो खुद समझा वो उन्हें भी समझा। फीडर में दूध कौन से कमरे में सर्व होता है, जो इस बात की खबर लाएगा उसे स्पेशल इनाम। ओके? जीवानी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने खाली बर्तनों की ट्रे उठाई और वहां से रुखसत हो गया। भाई की मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। मैं काठमांडू से रॉस अर्नोल्डो बोलता हूँ। आवाज आई, लाइन पर रहिए, मिस्टर फिगुएरा बात करेंगे। ठीक है। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उसे रिकियो फिगुएरा की आवाज सुनाई दी। भाई, फिगुएरा बोलता हूँ। यस बॉस, नेपाल की मीटिंग के पास से मुझे तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं है। अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है उस मीटिंग को। 8 दिन। आपने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है। हफ्ताभर रिपोर्ट कॉमन कर्टसी मानी जाती है। वो क्या है कि मैंने आपको खामखा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। ऐसे नाजुक मामलों में मैं डिस्टर्ब होना पसंद करता हूँ। बोलो, क्या खबर है? हीरोइन की पहली खेप महफूज दिल्ली पहुंच गई है। मुझे मालूम है। मेरा सवाल सोहल की बाबत था। काबू में आया अभी? अभी तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कौन सी कोशिश जारी है? सोहेल को कंपनी की गद्दी सौंपने की या उसकी हस्ती मिटाने की? अब तो दूसरी ही कोशिश है जनाब। हस्ती मिटाने की? हाँ। पहली का क्या हुआ? उस सिलसिले में उसकी तरफ से पूरी नाउम्मीदी हाथ लगी है। उसे कंपनी का सरगना बनना कबूल नहीं, किसी कीमत पर कबूल नहीं। कैसे जाना? मेरी खुद की बात हुई है उससे। वो तो कंपनी के नाम से ही ऐसे भड़कता है जैसे कि लाल कपड़ा दिखाए जाने पर सांड भड़कता है। एक ही रट है उसकी। कंपनी खत्म है। उसका मुर्दा दफनाया जा चुका है। मुर्दा अब कब्र से उठ के खड़ा नहीं हो सकता। ओह, पता नहीं किस मिट्टी का बना आदमी है कि धमकी में आने की जगह उल्टा धमकाता है। दुबई पहुंचकर मेरी लाश गिराने की बात करता है। आपका भी पता ठिकाना पूछता है। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। हमें अफसोस है कि ऐसा हौसलामंद शख्स हमारी तरफ नहीं है। अहमक है। उसे ताकत दिखाई होती। दिखाई? मेरी तरफ से तो नौबत ना आई, लेकिन दिल्ली वालों ने खूब दिखाई। उसके कई अजीजों, कई करीबियों को मार डाला, लेकिन वो नहीं हिलता। अभी और भी तो बाकी होंगे। हैं तो सही। उनको जहन्नुम रसीद करने का इंतजाम तो अब मैं भी करूंगा। कोई खास वजह? जी हाँ, उसने मेरा दायां हाथ काट दिया। क्या किया? मुंबई में छोटा अंजुम को मार गिराया। ऐसा शख्स तो सच में ही किसी दिन तुम्हारे सिर पर आ खड़ा होगा। वो ऐसी कोई कोशिश करेगा तो मुझे खुशी होगी। जल्दी कोशिश करेगा तो मुझे और खुशी होगी। यहाँ मेरी बादशाहत चलती है जनाब। उसने इधर का रुख किया तो लाश का भी पता नहीं चलेगा। लाश का तो पता चलना चाहिए, वरना दुनिया को खबर कैसे लगेगी कि सोहल खत्म हो गया, वो तुम्हारे किए खत्म हो गया। मैंने मुहावरे वाली बात की थी जनाब। ओह, तो तुम्हारे खुद भी उससे बात करने का उस पर कोई असर नहीं हुआ? ऐसा ही है जनाब। अगर मैं बात करूं तो कोई नतीजा निकलेगा? आप कैसे बात करेंगे? कैसे भी नतीजा निकलेगा कोई? मुझे उम्मीद नहीं। भाई, अगर तुम उससे मेरी फेस टू फेस बातचीत का कोई इंतजाम कर सको तो ये तुम्हारे हक में एक प्लस पॉइंट होगा। कहाँ? नेपाल में? इंडिया में? जी। हेरोइन स्मगलिंग का अपना आइंदा प्रोग्राम सेट करने के लिए मैंने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट एशिया के ड्रग लॉर्ड्स की एक मीटिंग रखी है। मीटिंग की खबर मैंने झामनानी को कर दी है। वो ही इसका सब इंतजाम करेगा। उस मीटिंग में शामिल होने के लिए ढाका से खलील उर रहमान आ रहा है। कराची से
जहांगीर खान आ रहा है। काबुल से मोहम्मद कामिल दिलजादा आ रहा है। म्यांमार से आंग सू विन आ रहा है। कोलंबो से नेविल कन कर्तने आ रहा है और काठमांडू से बुद्धि राजा भट्टराई आ रहा है। भाई, वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें मैं तुम्हारी भी मौजूदगी चाहता हूँ। मेरी भी? हाँ, तुम्हें परहेज मुंबई में कदम रखने से है। दिल्ली में तुम्हें कौन जानता है, वहाँ पुलिस भी तुम्हारे पीछे नहीं। पुलिस तो जनाब सारे हिंदुस्तान की मेरे पीछे है। फिर भी तुम आसानी से वहाँ विजिट कर सकते हो। ये क्विक इन एंड आउट का प्रोग्राम है। जब तक किसी को तुम्हारी भनक भी लगेगी तब तक तुम बड़े आराम से वापस दुबई पहुंच चुके होंगे। कब पहुंचना होगा? परसों सुबह। आगे का प्रोग्राम झामनानी को फोन करके पता करना। ठीक है। वहीं सोहल के बारे में भी मशवरा करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे काबू में आ पाएगा। ऐसी बात तो नहीं है जनाब। देखेंगे। संबंध विच्छेद हो गया। शाम को जाकर कहीं विमल की मुबारक अली से बात हुई, वो भी जबकि मुबारक अली ने ही उसे फोन लगाया। कहाँ गायब हो मियाँ? विमल बोला। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो गई थी। किस वास्ते? मुबारक अली बोला। खून खराबे का बाजार गर्म है। कल रात इधर कमीनों ने मेरे एक और करीबी को मार गिराया। अरे, कौन गया? तू नहीं जानता उसे। इधर का बड़ा आदमी था, बड़ा कारखानेदार। खामखा मारा गया सिर्फ इसलिए कि मुझे मुंह लगाने का गुनाह कर बैठा। बाप, जिसकी आई हो उसने तो जाना ही होता है, वजह कोई भी बने। मैं तो इतना हिला हुआ हूँ कि मुझे तेरी फिक्र सता रही थी। बाप, एक हमला हुआ तो था तेरे खातिम पर कल रात, पर कामयाब ना हो सका अल्लाह के फजल से। यानी कि ठीक ही मुझे तेरी फिक्र सता रही थी। तू फिक्र नक्को कर। मेरी फिक्र तो, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल ही नक्को कर। मैं पहले ही बोला, अभी मेरा किस्मत में बहुत चांद सूरज देखना लिखा है। मुबारक अली, तेरी जान पर वैसा हमला फिर हो सकता है। मालूम मेरे को, मवाली लोगों के फेंके टुकड़ों पर पलने वाले वो कमबख्त मारे इस बार 4 आए, अगली बार 8 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। तो तूने कोई प्रिकॉशन नहीं ली? क्या बोला बाप? कोई एहतियात नहीं बरती कि ऐसी नौबत आइंदा न आए? मेरी तो ऐसी कोई मर्जी नहीं थी, पर भांजों की, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जिद पर एक काम किया है। क्या? अड्डे पर जाना छोड़ दिया है। कुछ दिन के लिए सवारी के लिए टैक्सी चलाना नक्को। वो तेरी फिराक में तिराहा बैरम खां पहुंच गए तो? मस्करी करता है बाप। इधर अपना इतना बड़ा कुनबा, 14 तो भांजे, फिर अपने चचा ताऊओं के भाई भतीजे, फिर धोबियों की पलटन। बाप, इधर तो कोई फौज ही लेके आएगा तो कुछ पल्ले पड़ेगा। ये सब लोग हर वक्त खड़े पैर तो साथ नहीं हो सकते होंगे। वो तो है, पर जितने किसी एक वक्त में साथ हो सकते होंगे वो भी कम नहीं होंगे। इसलिए तू फिक्र नक्को कर। थे कौन तेरे हमलावर? झामनानी के आदमी थे। कैसे जाना? किसी को पहचानता था? पहले नहीं पहचानता था, बाद में पहचाना। बाद में कब? आज, बल्कि अभी। कैसे? बाप, तेरे को याद, परसों मैं बोला कि मैं अपने धोबियों से इधर के चारों दादाओं के सारे कारिंदों प्यादों की शिनाख्त कराना मांगता था। हाँ, क्योंकि जानकारी ताकत। हाँ बाप, जिन ऐसे कारिंदों की शिनाख्त हो चुकी है, मेरे 4 हमलावारों में से 2 कमबख्त मारे उन्हीं में से थे, और वो दोनों झामनानी की चाकरी में हैं। फौरन दुम ठोकी होगी उनकी। अभी लिहाज किया, क्योंकि उन पर निगाह रखकर मेरे को उन जैसे और लोगों की शिनाख्त हासिल करना मांगता है। तो यूं कहना कि कनकौवे की तरह अभी ठेल दी है, एक ही बार खींचेगा। ऐसी है बाप। दिल्ली का हवा पानी माफिक आ गया तुझे, जाकर कनकौवे बाज बन गया। ऐसी है। और कुछ खुद और कुछ कीमती के जरिए मैंने झामनानी की और खोज खबर ली है। बाप, मेरे को मालूम हुआ है कि कुतुब मीनार से आगे छतरपुर के इलाके में उसके ऐन आखिरी सिरे पर एक बियाबान जगह पर एक फार्म है जो कि झामनानी की मिल्कियत है। इस फार्म की बाबत और कुछ और बातों की बाबत तेरे को तेरा सब इंस्पेक्टर अजीत लूथरा बताता है। लूथरा? वो कहाँ है? मेरे पास खड़ेला है। ओह, कुछ क्षण बाद उसे लूथरा की आवाज सुनाई थी। नमस्ते, मैं लूथरा। नमस्ते।
फार्म की क्या बात है? वो फार्म उस इलाके के और फार्मों से बहुत परे, बहुत अलग थलग है, जो कि मैंने मालूम किया है कि अमूमन उजाड़ पड़ा ही दिखाई देता है। यानी कि वहाँ फार्म हाउसों जैसी कोई वीकेंड पार्टी, कोई जश्न वगैरह नहीं होते। ये निश्चित है कि वो है झामनानी की ही प्रॉपर्टी। अमूमन वहाँ एक केयर टेकर और 2 नौकर चाकर देखे जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ खामोश लेकिन मुतवातर आवाजाही है। फार्म में जो फार्म हाउस की इमारत है उसकी झाड़ बुहार की जा रही है और वहाँ कोई दर्जन भर आदमी हर वक्त दिखाई देने लगे हैं। आई सी। आज उन आदमियों में मुझे एक ऐसी सूरत दिखाई दी थी जिसे कि मैं अपनी पुलिस की छूट गई हुई नौकरी की वजह से पहचानता हूँ। कौन था वो? वो तरसेम लाल नाम का एक हवलदार था, जो कि अभी कल तक पहाड़गंज थाने में ड्यूटी भरता था। पहाड़गंज थाने का सब इंस्पेक्टर जनकराज, आप जानते ही हैं कि मेरा दोस्त है। मैंने तरसेम लाल की बाबत उससे पूछा तो मालूम हुआ कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। एकाएक? हाँ। वजह जो बताई जाती है वो विश्वास के काबिल नहीं। जनकराज कहता है कि उसने इस्तीफे में लिखा है कि वो किन्हीं जाति वजूहात से पुलिस की नौकरी करता नहीं रह सकता था। क्यों ये वजह विश्वास के काबिल नहीं? इस्तीफे के लिए 1 महीने का नोटिस देने का विधान है। तुरंत लागू होने वाला इस्तीफा दिया तो जा सकता है, लेकिन उस सूरत में 1 महीने की तनख्वाह का या इससे भी ज्यादा जुर्माना होता है। अब सोचिए, जो आदमी परसों रात तक ड्यूटी पर था, क्यों उसने कल सुबह ड्यूटी पर आते ही ऐसा इस्तीफा ठोक दिया, जबकि वो बाल बच्चेदार है और उसकी आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं दिखाई देता। क्यों ठोक दिया? वजह अभी पकड़ में नहीं आई, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कि वो एसआई जनकराज को मालूम है, इसलिए मैं जान के रहूंगा। लेकिन वो झामनानी के फार्म में क्या कर रहा था? मेरे ख्याल से तो मुलाजमत कर रहा था, नौकरी बजा रहा था। तस्दीक अभी कल या परसों में हो जाएगी। लिहाजा उसने एक दादा की नौकरी करने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी। बात में कोई भेद जरूर है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आ रहा। मैं कल आपको फिर फोन करूंगा और आज से ज्यादा पुख्ता कोई रिपोर्ट दूंगा। ठीक है। मुबारक अली से अभी और बात करेंगे? नहीं, काफी हो गई। विमल ने लाइन काट दी। तभी इरफान वहां पहुंचा। नटराज से पिचट का फोन आया था। वो बोला, वो अपना आदमी तो अभी तक वापस नहीं लौटा। ब्रजवासी? वही। कहाँ चला गया? समझ में नहीं आ रहा। क्यों कल शाम का उधर से निकला, अभी तक वापस नहीं लौटा। तफरी और लंबी खिंच गई होगी, ऐसी होगा। और तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। कहीं चेकआउट तो नहीं कर गया? बाप, हो तो नहीं सकता कि उसकी ऐसी किसी हरकत की बुझेकर को या पिचट को खबर न लगे। पर शोहा फिर भी चेक किएला है। वो होटल नहीं छोड़ गया हुआ है। उसका सामान उधर पड़ा है बाप। फिर क्या बात है, कभी तो लौटेगा ही। मैं भी बुझेकर और पिचट को यही बोला। वो उधर शिफ्ट पे निगरानी करते रहेंगे। वो लौटेगा तो फौरन इधर खबर करेंगे। बढ़िया। 8 बजे के करीब ड्रिंक्स की एक ट्रॉली के साथ जीवानी ब्रजवासी और शिवांगी शाह के स्वीट में पहुंचा। वो दूध की बोतल वाली बात, वो धीरे से बोला, कारगर हुई जान पड़ती है। अच्छा, शिवांगी आशापूर्ण स्वर में बोली। वैसी दूध की बोतल जिसे आप फीडर बोला 18वीं मंजिल के स्वीट नंबर 1808 में पहुंचाई जाती है। यानी कि नीलम वहां है। अभी पक्के तौर पर कहना मुहाल है, अभी अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उस स्वीट में एक औरत है, एक दूध पीता बच्चा है, लेकिन वो औरत नीलम है ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां नीलम और बच्चे के अलावा और कोई नहीं। क्यों भला? नीचे रजिस्ट्रेशन से। वेटर को रजिस्टर कौन देखने देगा? बोला ना, बहुत सख्ती है इधर आजकल। फिर क्या बात बनी? क्या पता 1808 में नीलम न हो, क्या पता फीडर कहीं और भी पहुंचाया जाता हो। तस्दीक कैसे होगी? ब्रजवासी बोला। कैसे भी होगी, होगी, टेम लगेगा। अरे कमरे में झांकना ही तो है। मैं नीलम को नहीं पहचानता। हुलिया तो जानता होगा। मैं 18वीं मंजिल पर नहीं जा सकता, तो फीडर की बाबत कैसे जाना? आज 18वीं मंजिल पर जिस वेटर की ड्यूटी है वो अपना आदमी है। यानी कि, शिवांगी बोली, बाकी बचे 4 प्यादों में से एक। हाँ,
उसको इधर बुला के ला। वो इधर नहीं आ सकता, जैसे मैं उधर नहीं जा सकता। नाम क्या है उसका? शोलू। वो नीचे नहीं आ सकता तो ऊपर नहीं जा सकता, हम तो ऊपर जा सकते हैं। किसी ने टोका तो क्या जवाब देंगी? क्यों टोकेगा? होटल में ठहरे हुए हैं, होटल के मुअज्जिज मेहमान हैं, होटल का नज़ारा कर रहे हैं, होटल के टॉप फ्लोर से मुंबई का नज़ारा कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन किसी को अपना नज़ारा करने से आप भी नहीं रोक सकेंगी। क्या मतलब? मैं बोला, हर 2 फ्लोर पर एक हाउस डिटेक्टिव, हर फ्लोर पर वेटर की वर्दी में 2 सिक्योरिटी वाले, फिर खुद वेटर भी। वो तो तुम बोले अपना आदमी है, शोलू है। आज है, कल उसकी ड्यूटी बदल सकती है। ओह, मेरी भी ड्यूटी अब खत्म है। ये आखिरी सर्विस है जो मैंने आपकी की। नया वेटर बाहर पहुंच चुका है। वो जरा देर से पहुंचा, वरना ये सर्विस भी मैं न कर पाया होता। आई सी। और ध्यान रखिएगा, वो अपना आदमी नहीं है। अच्छा हुआ बता दिया, ब्रजवासी बोला। मैं चलता हूँ। इनाम तो ले जा शोलू का, और अपना भी। फिर ले लेंगे, कोई जल्दी नहीं। वैसे भी होटल में कंपनी राज लौट आया तो मेरे जैसों के लिए तो इनाम ही इनाम है। ठीक। जीवा ने उनका अभिवादन करके दरवाजे की ओर बढ़ा। शिवांगी ड्रिंक्स तैयार करने लगी। जीवा ने दरवाजे पर से वापस लौटा। ब्रजवासी ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। वो तस्वीरें? जीवा ने बोला। सोहल की कई सूरतों की, जिनकी सुबह बात हुई थी, देना भूल गया। ये लीजिए। जीवाने ने ब्रजवासी को एक लिफाफा सौंपा और वहां से रुखसत हो गया। शिवांगी ने ब्रजवासी को जाम थमाया और उसके साथ चीयर्स बोला। विस्की चुसकता ब्रजवासी लिफाफे में से बरामद हुई तस्वीरों का मुआयना करने लगा। ये वो काम है, ब्रजवासी बोला, जो दिल्ली में भरपूर कोशिशों के बाद ना हुआ, यहाँ आराम से हो गया। इत्तेफाक की बात है, शिवांगी लापरवाही से बोली। दोनों विस्की चुसकते रहे और कबाब चुभलाते रहे। एकाएक शिवांगी ने चुटकी बजाई। क्या हुआ? ब्रजवासी सक पकाया सा बोला। अभी नहीं हुआ, शिवांगी इत्मीनान से बोली। अब होगा, देखते जाओ। उसने अपना गिलास वापस ट्रॉली पर रखा और उठकर बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। एकाएक वो जोर से चीखी। क्या हुआ? ब्रजवासी घबरा कर बोला। चुप, तुम्हारे लिए नहीं हुआ। लेकिन शिवांगी फिर चीखी। भड़ाक से स्वीट का दरवाजा खुला। एक दूसरे से उलझते हाउस डिटेक्टिव और 2 वेटरों ने भीतर कदम रखा। क्या हुआ मैडम? हाउस डिटेक्टिव बौखलाया सा बोला। कॉकरोच, शिवांगी आतंकित भाव से बोली। जी? कॉकरोच मेरे पांव के नीचे आने लगा था। लेकिन मैडम, उधर गया, रेफ्रिजरेटर के पीछे। मैडम, इधर कॉकरोच नहीं हो सकता। रेफ्रिजरेटर के पीछे। हाउस डिटेक्टिव ने दोनों वेटरों को इशारा किया। उन्होंने रेफ्रिजरेटर के पीछे झांका, फिर उसे सरकाकर खाली हुई जगह पर झांका। नहीं है, एक बोला। कारपेट के नीचे घुस गया होगा, शिवांगी बोली। कारपेट तो फिक्स है, हाउस डिटेक्टिव बोला। तो किधर गया? मैडम, आपको वहम हुआ होगा। मैं कॉकरोच वाले कमरे में नहीं रह सकती। दिखाई एक दिया है, होंगे कई। मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजर को बुलाओ। लेकिन मैडम, आई डिमांड दैट अ रिस्पॉन्सिबल होटल पर्सन शुड बी हियर दिस वेरी मिनट। मैं बुलाता हूँ। उसकी फोन कॉल पर एक असिस्टेंट मैनेजर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। शिवांगी ने उसके सामने भी फुल थिएट्रिकल के साथ कॉकरोच की दुहाई दी। बट दैट इज इम्पॉसिबल, असिस्टेंट मैनेजर बोला। ये होटल तो नीचे से ऊपर तक तमाम क्रॉलिंग ऑब्जेक्ट से इम्यूनिटी के लिए ट्रीटेड है। यहाँ कॉकरोच जैसी क्रॉलिंग ऑब्जेक्ट की मौजूदगी नामुमकिन है। यानी कि? ब्रजवासी, जिसकी समझ में तब तक शिवांगी का नाटक आ चुका था, गुस्से से बोला। ये झूठ बोल रही हैं? नहीं नहीं, असिस्टेंट मैनेजर हड़बड़ाया। ये क्यों झूठ बोलेंगी? बिल्कुल, मैं पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता हूँ। तब तक मैं कॉकरोच की दहशत झेलती यहाँ खड़ी रहूंगी। मैनेजर और भी हड़बड़ा गया। उसने कुछ क्षण बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला, मैं आपका स्विच चेंज करा देता हूँ। किसी फ्लोर पर? शिवांगी सावधान स्वर में बोली। एक जगह कॉकरोच हो तो दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं। मैं फ्लोर चेंज करा देता हूँ। मैंने सुना है कि फ्लोर जितना स्ट्रीट लेवल से ऊंचा हो, उतनी ही कॉकरोच वगैरह के वहां होने की संभावना कम होती है। ऐसा?
ब्रजवासी बोला। हाँ, शिवांगी बोली। फिर तो हमें टॉप फ्लोर पर शिफ्ट करने का इंतजाम कीजिए, ब्रजवासी बोला। यस सर, असिस्टेंट मैनेजर बोला। राइट अवे सर। लेकिन, शिवांगी बोली। हे भगवान, कलपता हुआ असिस्टेंट मैनेजर मन ही मन बोला। कैसी कमबख्त औरत थी, अभी भी लेकिन। यस मैडम, प्रत्यक्षता वो बोला। स्वीट लिफ्ट या सीढ़ियों के आसपास न हो, शिवांगी बोली। फायर एस्केप के करीब न हो। नहीं होगा मैडम, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वो हिदायत शिवांगी ने इस नियत से जारी की थी कि उन्हें 1808 के ज़्यादा से ज़्यादा करीब का कोई कमरा हासिल हो सकता। होटल स्टाफ वहां से रुखसत हो गया। उनके जाते ही शिवांगी ने ब्रजवासी को आंख मारी। जीती रह बट्ठी। ब्रजवासी उसे बाहों में भरता हर्षित भाव से बोला। टॉप का हरामी दिमाग पाया है तूने। तारीफ का शुक्रिया डैडी, शिवांगी चहकी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।